हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम 1500 से 600 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता था। आर्य चरवाहा या एक प्रकार के अर्धघुमंतु लोग हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर रहा करते थे। ये मध्य एशिया से कैस्पियन सागर के पास से भारत में आए थे और यहाँ पर यह गंगा यमुना के किनारे पर खेती करने लगे। आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब वाले क्षेत्र में रहा करते थे। अब चलिए इनके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो चलिए ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक का समयकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हुआ करता है। तो जैसा कि आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, जैसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर रहा करते थे। यह एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, जिसका प्रधान कुलप होता था। परिवार को मिलाकर गांव बनता था। अनेक गांव मिलकर विश्व बनाते थे, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता है। राजा कोई पैतृक शासक नहीं था। सभा तथा समितियां उसका चयन करती थीं। अब चलिए इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी जानेंगे। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। कबीलों के जीवन में उस समय कई प्रकार के अंधविश्वास हुआ करते थे। अब चलिए उत्तर वैदिक काल के बारे में भी जानेंगे। तो उत्तर वैदिक का समयकाल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। यहाँ पर आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया, उसे आर्यवर्त की संज्ञा दी गई। अब चलिए इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत होने लगा, जैसा कि राजा की जो संतान हुआ करती थी, वही आगे राजा बनने के लिए हकदार हुआ करती थी। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया। सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण कम हुआ और राजा अधिक शक्ति संपन्न होने लगे। राजा मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। यहाँ पर अधिकारी वर्ग को रत्निन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा का निर्णय महत्वपूर्ण था। सामान्य मुकदमे घरेलू स्तर पर ही निपटाए जाते थे। अब चलिए इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर यज्ञ तथा बलि की पद्धति उत्तर वैदिक धर्म का मूल आधार बन गया। यज्ञ के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठानों का प्रचलन भी आरंभ हुआ, जिसमें पुरोहितों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए और विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला माना गया। अनेक कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का विस्तार हुआ और जादू टोने तथा भूत पिशाचों के विश्वास ने धर्म में स्थान बनाया। अब चलिए आगे की जानकारी हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो इसका आंसर है वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका आंसर है ये ऋग्वेद।
चलिए नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वेदों की संख्या 4 है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट, भारत के राज चिन्हन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर है प्रथम विधि निर्माता मनु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है पुराणों की संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर है इंद्रदेव को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका आंसर है आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया था? तो इसका आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानी जाने वाली वस्तु क्या थी? तो इसका आंसर है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानी जाने वाली वस्तु स्वर्ण आभूषण थे। चलिए अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। चलिए नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो इसका आंसर है उपनिषद पुस्तकें धर्म पर आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? तो इसका आंसर है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है अतरंजी कीड़ा से लौह धातु के प्रमाण प्राप्त हुए थे। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर है सामवेद। चलिए नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर है चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका आंसर है यज्ञ संबंधी विधि विधानों को हमें यजुर्वेद से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर है आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका आंसर है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए आगे जानेंगे, आर्य भारत में
संभवतः कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर है आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका आंसर है गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। चलिए नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका आंसर है आद्य काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर जानेंगे, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। चलिए आगे देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐसा अगण्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर जानेंगे, गाय को वध योग नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर जानेंगे, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है अवेस्ता ईरान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो इसका आंसर है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।